की साइंस एडवाइजर बनी है, यूएस साइंस एडवाइजर, नाम है डॉक्टर आरती प्रभाकर। डॉक्टर आरती प्रभाकर हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय जॉय बिडेन एज अ टॉप साइंस एडवाइजर टू द यूएस प्रेसिडेंट। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा कि डॉक्टर आरती प्रभाकर हाल ही में चर्चा में रही, किस लिए, निम्नलिखित किस खबर कहाँ चर्चा में रही? तो ये यूएस के प्रेसिडेंट की साइंस एडवाइजर बनी है, साइंस एडवाइजर बनी है डॉक्टर आरती प्रभाकर। ठीक, तो आपके न्यूज़ की हेडिंग रहेगी आज की फ्रंट पेज पे, यही न्यूज़ है, यूएस साइंस एडवाइजर। और यूएस साइंस एडवाइजर बनी है इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट। याद रखिएगा ये पूरी तरह भारतीय नहीं है, भारतीय थी अब नहीं है पूरी तरह से, ये इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं डॉक्टर आरती प्रभाकर। हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय जॉय बिडेन एज अ टॉप साइंस एडवाइजर टू द यूएस प्रेसिडेंट। ठीक, शॉर्ट में लिखिएगा, डॉक्टर आरती प्रभाकर हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय जॉय बिडेन एज टॉप साइंस एडवाइजर टू द यूएस प्रेसिडेंट। आगे बढ़े। ठीक, फर्स्ट वुमन कॉमा इमिग्रेंट्स और पर्सन ऑफ कलर टू हेड डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी। पहली महिला होंगी यदि बनती है तो वुड मेक हिस्ट्री एज द फर्स्ट वुमन, कॉमा अप्रवासी जो बाहर से आई हैं इमिग्रेंट, कॉमा और पर्सन ऑफ कलर, ये तीनों चीज़ इनको मिला के हिस्ट्री बनने वाली हैं। तो आरती प्रभाकर के बारे में तीन चीज़ हैं, पहली महिला, इमिग्रेंट और पर्सन ऑफ कलर टू हेड डायरेक्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी। ये कुछ ऐसी बातें जो ऑप्शंस में आएंगी तो कंफ्यूज करेंगे। ठीक, बस अपने लिए इतना काम का है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, चलिए अगली न्यूज़ मलेरिया के मामलों को लेके आई है। और जिन लोगों को भी थोड़ी सी ज्योग्राफी समझ होगी उन्हें पता होगा कि मलेरिया जो बीमारी है वो किस तरह के क्लाइमेटिक रीजन के लिए आमतौर पे मानी जाती है। मलेरिया बीमारी कहाँ ज़्यादा डोमिनेट होती है, इसका स्पेसिफिक क्लाइमेटिक रीजन है। ठीक, स्पेसिफिक क्लाइमेटिक रीजन जो है वो ये है कि यदि आप वर्ल्ड के मैप को ध्यान से देखेंगे तो हमारी अर्थ पे डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। हम 0 डिग्री से टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का इलाके को देखें तो आमतौर पे ये वो इलाका है जहाँ पे साल भर में हाई टेम्परेचर हाई रहता है यहाँ पे, और साथ में प्रेसिपिटेशन भी हाई रहता है, वर्षा भी अधिक, तापमान भी अधिक। इस तरह की जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं ये आमतौर पे मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस, मच्छर जनित बीमारियों के लिए डोमिनेट होता है इस तरह क्लाइमेट। ठीक, इंडिया की जो कंडीशन, इंडिया इधर मौजूद है। ठीक, और आप देखेंगे काफ़ी देश, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ठीक, इसके अलावा कुछ साउथ ईस्ट छोटे देश जो हमारे वो सब इस इलाके में मौजूद है। इन सब इलाकों में मलेरिया, क्योंकि मलेरिया इस प्रकार की क्लाइमेट कंडीशन में मच्छर पैदा होते हैं, जहाँ पानी अधिक होगा, पानी रुकेगा, मच्छर पैदा होंगे तो उसके कारण मलेरिया डिजीज़ के मामले बढ़ेंगे। ठीक, तो ये डिजीज़, मैं कहना था ये कि डिजीज़ इस इलाके में डोमिनेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आज के न्यूज़ पेपर आया है कि इंडिया जो है यहाँ पे मलेरिया के मामलों में काफ़ी कटौती हुई है। ठीक, गॉट इट, आगे बढ़े, क्लियर है। चलिए, तो मेरा पर्पस ये था कि इसके माध्यम से आपको जो न्यूज़ है उसको एक्सप्लेन करने के बारे में सिखाऊं। वापस आते हैं, न्यूज़ क्या कहती है। न्यूज़ कहती है 86% बाय विच द नंबर ऑफ मलेरिया केसेस इंडिया हैज फॉलन सिंस 2015। 86% मामलों में कमी आई है मलेरिया में 2015 की तुलना में
according to a report by non-profit organization Malaria No More, ठीक, इस न्यूज़ को हम इस्तेमाल करेंगे हेल्थ आदि के आंसर में, ऐसे में, जहाँ पे भी हेल्थ आदि के आंसर मामले आते हैं, वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे कैसे इंडिया ने मलेरिया के मामलों में एक सफलता हासिल करी है। और रिसेंटली ये न्यूज़ आई है मलेरिया नो मोर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट में, ठीक, एक रिपोर्ट में। तो आपको जो मैंने समझाया बात, इस बात को आप अपने सेंटर लिखिएगा। मलेरिया बीमारी आमतौर पे ऐसे इलाकों में होती है जहाँ पे मच्छर पैदा होते हैं, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है ये। और मच्छरों का हमारा यदि हम देखें वो इलाका हमारे अर्थ पे जहाँ पे मॉस्किटो बॉर्न डिजीज सबसे होती है, वो होती हैं आपके इक्वेटोरियल रीजन में। तो इक्वेटोरियल रीजन में एक बड़ी बीमारी है, उससे निपटने के लिए हमने कदम उठाए हैं, तो याद देखिएगा, ठीक। तो आप लिख लीजिए, इसको हम लोगों को ऐसे इस्तेमाल करना है, इस न्यूज़ को इस्तेमाल करना है हेल्थ रिलेटेड सब्जेक्ट्स में। जहाँ भी हेल्थ रिलेटेड कोई ऐसे आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे इस न्यूज़ को हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्लियर। एक और चीज कि यदि हम डेथ के मामले देखें, डेथ, तो 2015 से 21 के बीच में सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुआ है, 79% रिडक्शन हुआ है मलेरिया के मामलों में। There has also been a 79% reduction in the number of deaths caused by the disease between 2015 and 2021. रिपोर्ट ये कहती है कि डेथ में भी कमी आई है। आगे बढ़े। रिपोर्ट ये कहती है कि सरकार ने भी 2015 से 19, 17 से 19 के बीच में मलेरिया से लड़ने के लिए बजटरी एलोकेशन को डबल किया था। सरकार ने भी बजट के माध्यम से मलेरिया के ऊपर खर्चा 17 से 19 में डबल किया है। रिपोर्ट ये भी कहती है, ये दिखाता है कि गवर्नमेंट भी सीरियस है मलेरिया को लेके, और गवर्नमेंट के इस प्रायोरिटी या एलोकेशन का परिणाम है कि डेथ और केसेस दोनों में ही कमी आई है, ठीक है ना, डेथ और केसेस दोनों में ही कमी आई है। रिपोर्ट का टाइटल था इंडियाज मार्च टूवर्ड्स मलेरिया एलिमिनेशन। याद रखिएगा, दो चीज है। रिपोर्ट निकाली एक एनजीओ ने, एनजीओ का नाम है मलेरिया नो मोर, और रिपोर्ट है इंडियाज मार्च टूवर्ड्स मलेरिया एलिमिनेशन। मलेरिया एलिमिनेशन, गॉट इट, क्लियर है, ठीक। रिपोर्ट निकाला है मलेरिया नो मोर, एनजीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और रिपोर्ट है इंडियाज मार्च टूवर्ड्स मलेरिया एलिमिनेशन। सीधा क्वेश्चन आएगा कि रिसेंटली ये रिपोर्ट किसने निकाली, ठीक, WHO, हेल्थ मिनिस्ट्री, मलेरिया नो मोर एनजीओ, या फिर ये निकाली है UNEB ने, UNDP ने, ऐसा कुछ। तो पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम ही ने निकाली है, ठीक। छोटी मोटी रिपोर्टें तो मैं कभी निकाल देता हूँ, दिन भर में एक आध रिपोर्ट निकालता रहता हूँ, या फिर कॉमन सेंस बोलेगा WHO, लेकिन कॉमन सेंस को क्या है ही नहीं, अनकॉमन चीज़ है ये। तो इसलिए मलेरिया नो मोर याद रखना कि ये एनजीओ ने निकाला है, ठीक। ये जो हमने स्टडी रिपोर्ट पढ़ी, इससे क्या आपको मैसेज मिल रहा है, रिपोर्ट क्या मैसेज दे रही है? इंडिया में बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं जो आज बड़ी संख्या में लोगों के डेथ का कारण बन रही है। तो रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट कहती है कि यदि गवर्नमेंट प्रायोरिटीज बनाए डिजीज को, जैसे यहाँ पे बनाया बजट एलोकेशन बढ़ाए, तो कई डिजीज ऐसी है जिनसे हम इस तरह से एलिमिनेट या उनको कम कर सकते हैं। ये रिपोर्ट इस बात को हमें समझाने की कोशिश कर रही है।
बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन इन्वेस्टमेंट, इसको लेके भी आज द हिंदू में फिगर आया है। ग्रीन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रीन इन्वेस्टमेंट दुनिया भर में जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता हुआ खतरा है, पूरा विश्व ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहा है। और ग्रीन टेक्नोलॉजी बातें बनाने से नहीं आएगी, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो इसी तरह के इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है और दुनिया के कई देश ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए अपने कार्बन इमिशन को कम करने की तरफ प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ग्रीन हाउस गैसें बढ़ेंगी हमारे अर्थ पे जो हीट है वो बढ़ेगी और उससे क्लाइमेट चेंज होगा। तो ग्रीन हाउस गैसेस को हम रोकें फैलने से, इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा ग्रीन टेक्नोलॉजी पे। और ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए भारत को कितना पैसा चाहिए, इस तरह का फिगर आया है आज के द हिंदू में। और हिंदू का फिगर कहता है कि लगभग $223 बिलियन इन्वेस्टमेंट इंडिया विल नीड टू मीट इट्स गोल ऑफ विंड एंड सोलर कैपेसिटी इंस्टॉलेशन बाय 2030। लिख लीजिए कि भारत को 2030 तक ये अपन को इस्तेमाल करना है क्लाइमेट चेंज के आंसर में। क्लाइमेट चेंज का कोई भी आंसर जो आएगा वहां पे हम क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इस पे जो भी कोई एक क्वेश्चन या निबंध आता है वहां पे हम इस फिगर को इस्तेमाल करेंगे अपने मेंस के आंसर में। फिगर ये कहता है कि भारत को यदि विंड एंड सोलर कैपेसिटी के टारगेट्स को अचीव करना है, हम चाहते हैं कि हमारी फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंसी कम हो और उसको हम फुलफिल करें विंड एंड सोलर एनर्जी से, ताकि ऑयल और जो गैस या कोयला से जो एनर्जी बना रहे हैं वो ना हम करें, उसको रिप्लेस करें हम विंड एंड सोलर एनर्जी से, ताकि हमारे देश की जो एनर्जी नीड है वो भी फुलफिल हो जाए और साथ में क्लाइमेट चेंज को भी हम रोक पाए। ये दो तरफा हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं। ट्विन ऑब्जेक्टिव हमारे हैं, क्लाइमेट चेंज को भी कंट्रोल करना है हमको इसके माध्यम से, और साथ में ऑयल और गैस पे डिपेंडेंसी कम करनी है। ऑयल और गैस की डिपेंडेंसी दो इश्यूज लेके आती है, एक क्लाइमेट चेंज जो हम पढ़ चुके हैं, दूसरा हमारे को इनका इंपोर्ट करना पड़ता है, और इनका इंपोर्ट यदि महंगा होता है तो अल्टीमेटली हमारे देश के अंदर महंगाई, इन्फ्लेशन इंपोर्ट होती है। इसको बोलते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। ठीक, ऑयल और गैस के माध्यम से हम देश में महंगाई को भी क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अल्टीमेटली वो जो इंपोर्ट इन्फ्लेशन है वो हमारे हर प्रोडक्ट को महंगा कर देती है। कल हमने पढ़ा था कि इन्फ्लेशन यदि बढ़ती है तो लोगों का जो बिहेवियर है, इकोनॉमिक बिहेवियर है, वो प्रभावित होता है। हम कई तरह की चीज़ों को खरीदने से या उनको लेने से बचते हैं, और साथ में हम चाहते हैं कि हमारी इनकम इन्फ्लेशन को काउंटर करे। यदि इन्फ्लेशन 9% बढ़ा है तो एटलीस्ट इनकम हमारी 10% बढ़े। ये भी हम कर पढ़ा था, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक बिहेवियर। कर पढ़ा था बनने? ठीक, तो ये सब बातें आपको समझ में आ रही हैं। मैं चाहता हूं कि इसको दो तरफ से जोड़ने की कोशिश करिए। केवल ग्रीन इन्वेस्टमेंट को ग्रीन इन्वेस्टमेंट मत देखिए, ग्रीन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में इंपोर्टेड ऑयल एंड गैस के इन्फ्लेशन के रूप में भी देखिए। ठीक, बात समझ आ गया? क्लियर? चलिए तो देखिए कि इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमने 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल पावर कैपेसिटी का टारगेट रखा है। सीधा एग्जाम में आएगा कि इंडिया का 2030 तक कितना गीगावाट का लक्ष्य है। 500 गीगावाट का लक्ष्य है बाय 2030। ठीक, आगे आइए। आगे लिखा है कि यदि हम 2021 की बात करें, लास्ट जो फिगर अपने पास है, तो 165 गीगावाट जीरो कार्बन जनरेशन ऑलरेडी बीन इंस्टॉल्ड इन द कंट्री। जीरो कार्बन इमिशन मतलब उसी बात को एक्सप्लेन किया है, नॉन फॉसिल पावर को ही बोलते हैं जीरो कार्बन, बिकॉज उसमें कार्बन नहीं निकलता। ठीक, तो बात तो एक ही है ना। अब एग्जाम में आया कि आप कहेंगे सर जीरो कार्बन आपने नहीं बताया था, तो अब कॉमन सेंस है, सब मैं बताऊंगा क्या। ठीक, नॉन फॉसिल पावर कैपेसिटी का मतलब ही हो गया जीरो कार्बन जनरेशन। ठीक,
और भी मैंने समझाया कि जीरो कार्बनाइजेशन हमारा एक डिजायरेबल टारगेट है, लेकिन साथ में हम चाहते हैं कि जो ऑयल और गैस की इंपोर्ट है वो भी हमारे यहाँ कम हो जाए। ठीक, चलिए आगे आते हैं। आगे रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया की कोल पे जो डिपेंडेंसी है, कोल पे जो डिपेंडेंसी इंडिया की, वो 2021 तक 53% कम हो गई है और 2030 तक 33% कम हो जाएगी। मतलब अभी अपनी 53% है और 33% जाएगी 2030 तक। 33% मतलब टोटल एनर्जी का 1/3 हम कोयले से पैदा करेंगे। ठीक, तो दो चीजें चलेंगी यहाँ पैरेलली, जो आपको समझ चाहिए। दो चीज पहले चलने वाली यहाँ पर, दो चीज जो पहले चलेंगी वो ये, दो चीज जो पहले चलेंगी वो ये कि एक को तो हम नॉन फॉसिल फ्यूल का इंस्टॉलेशन बढ़ाएंगे और पैरेलली, इसके पैरेलली हम फॉसिल फ्यूल को कम करेंगे। ये दो तरह से हम करेंगे। नॉन फॉसिल फ्यूल को हम कम करते हैं, बढ़ाते जाएंगे और साइमल्टेनियसली हम रिप्लेस करेंगे फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी को। ठीक, तो इसी को हम बोल देंगे जीरो कार्बन को हम बढ़ाएंगे और जो हमारी कार्बन वाली हैं सोर्सेस उन्हें हम घटाएंगे। ठीक, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कल भी मैंने समझाया था, आज भी ये न्यूज़ ब्रेक हुई है दुआ से। द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए पार्टी की कैंडिडेट अनाउंस की गई हैं। सामने हैं उनके, कौन खड़े हुए हैं सामने उनके? यशवंत सिन्हा। ठीक, तो यशवंत सिन्हा खड़े हुए सामने उनके, वो अपोजिशन पार्टी कैंडिडेट हैं। द्रौपदी मुर्मू कल अपना पर्चा दाखिल करेंगी। क्या होता है पर्चा दाखिल करना, थोड़ा हम समझ लेते हैं इस बातों को कि कल परसों न्यूज़पेपर आएगा। देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें सबसे पहली बात है कि ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है। हम आप वोट नहीं डालते। ये नहीं कि आप कहेंगे सर वो 18-19 जो है छुट्टी चाहिए, वो वोट डाले जाना है पापा के साथ राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए। ठीक, अब जिसको नहीं पता है वो आता लगे, हम जैसा आदमी पकड़ लेगा। आपको कहाँ वोट डाले जाना, आप क्या डाले भाई, आपका तो कोई मतलब ही वोट डालेगा। ठीक, दूसरा, राष्ट्रपति के लिए वोट डालने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए सबसे पहले पार्टियां अपना उम्मीदवार घोषित करती हैं। जो एनडीए समय उनकी कैंडिडेट हैं द्रौपदी मुर्मू। तो एनडीए बेसिकली एक अलायंस है, नॉन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसमें बीजेपी और उनकी जो साथी पार्टियां, उनका गठबंधन, उसको बोलते हैं एनडीए। ठीक, गठबंधन, गुट, उसमें एक बड़ी पार्टी बीजेपी है। तो एनडीए में एक बड़ी पार्टी बीजेपी है। ठीक, बाकी उनके अलायंस हैं, जैसे जेडीयू हो गया। ठीक, बिहार में ऐसे और भी कुछ। इसी प्रकार से अपोजिशन जो है, इनका जो गठबंधन है उसको बोलते हैं यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो बस इस एनडीए ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। ठीक, अब जब भी राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है उसमें एक बात जो इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि जो नॉमिनेशन पेपर होता है, नामांकन पत्र, आप कोई भी चुनाव लड़िए, चाहे पंचायत लड़िए, चाहे सरपंच का लड़िए, पंचायत लड़िए, चाहे अर्बन लोकल बॉडी का लड़िए, चाहे एमपी, चाहे एमएलए, किसी लड़िए, राष्ट्रपति, सबसे पहले आपको अपना नामांकन पत्र, नॉमिनेशन पेपर फाइल करना पड़ता है। ठीक, उसमें आपकी जो जानकारियां होती है वो होती है कितनी संपत्ति आपके पास है, कितनी चल संपत्ति है, कितनी अचल संपत्ति है, कितनी मूवेबल प्रॉपर्टी, कितनी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक, हाँ, कारें कितनी हैं, गहने हैं, जमीन है, प्लॉट है, बंगला है, क्या है आपके पास। इमूवेबल, मूवेबल, ये समझ पा रहे हैं आप? प्रॉपर्टी के दो प्रकार, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के दो प्रकार हो गए, है ना। अब आपको जो चीज समझनी है वो ये समझनी है कि ये जो पूरी जानकारी होती है, ये आप जो पर्चे पे लिख के जमा करते हो, इसकी स्क्रूटनी होती है। आपको केस तो नहीं है, ये भी लिखा होता है उसमें,
किसी प्रकार का अपराध में केस तो नहीं आपके ऊपर, क्या था परिणाम, क्या रहा है, सारी चीजें। ये जो आप जानकारी दोगे स्क्रूटनी होती है, ये जानकारी आपने जो दी है इसमें यदि मिसमैच हुआ तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, तो आपको पूरे होशो-हवास में फॉर्म दाखिल करना पड़ता है। ठीक, ये तो बात तो ये होगी। तो आमतौर पे 2 या 3 फॉर्म दाखिल करते हैं कॉपी, ताकि यदि एक आध में कहीं असाइनमेंट छूट गए, कुछ छूट गए तो फॉर्म कैंसिल ना हो। अब जब राष्ट्रपति के लिए फॉर्म जमा करते हो चुनाव के लिए, तो उसमें ऐसा नहीं कि आप अकेले जाके जमा कर दो। उसमें एक नियम है कि एटलीस्ट 50 प्रपोजल और 50 सेकेंडर्स के सिग्नेचर चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि क्लास में मॉनिटर बनाना है किसी को, मुझे आपकी क्लास का लीडर बनाना है किसी को, तो जिसको भी लीडर बनना है वो कम से कम क्लास के 10 बच्चों साइन करवा के लाए। ऐसा नहीं अकेला चलाए, कम से कम क्लास में 10 लोग जानते हैं उसको, उनकी पसंद हो, वो सपोर्ट कर रहे हैं उसको। तो राष्ट्रपति इलेक्शन के लिए 50 सेकेंडर और 50 प्रपोजर्स, लगभग 100 लोगों के साइन चाहिए। अब प्रपोजर्स और सेकेंडर्स होते कौन से? जैसे मैं कहूँ कि आपको इस क्लास का मॉनिटर बनना है, तो ऑलरेडी क्लास के लोग वोट डालेंगे आपको, तो आपको प्रपोजर सेकेंडर्स इस क्लास में चाहिए। ये नहीं कि भव को हमें चाय की दुकान से रोज भवा के लिए आए, कि वो लोग बहुत पसंद करते हैं, कहते तू अच्छी चाय पीता है ना, चलते नाम लिख देते हैं। उससे को मतलब नहीं, चाय पीता है नहीं पीता है, चाय बनाता है, उसे का मतलब है। ठीक, तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 सेकेंडर, 50 जो प्रपोजर्स होते हैं उनके सिग्नेचर चाहिए होते हैं। और वो जो सिग्नेचर चाहिए होते हैं, आपको याद रखना कि ये अमंग द इलेक्टर्स होने चाहिए, अमंग द इलेक्टर्स, जो वोट डालेंगे उनमें से। समझे? लिख लीजिए कि इन अकॉर्डेंस विद नॉर्म्स a candidate for the post of president needs a set of 50 proposals from among the electors and 50 seconders। लिख लीजिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रपोजर्स और सेकेंडर्स की शर्त शुरुआत में नहीं थी 50 की, शर्त तो थी लेकिन 50 की नहीं थी। इसको बदला गया क्योंकि एक समय ऐसा आ गया कि राष्ट्रपति चुनावों के लिए ये प्रपोजल्स और सेकेंडर की शर्त कम होने के कारण नॉन सीरियस कैंडिडेट भी चुनाव में शामिल होने लगे और चुनाव प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक, पाया गया कि जिनका चुनाव से कोई इंटरेस्ट नहीं है वो लोग भी फॉर्म डाल देते हैं कि चलो कम से कम एटलीस्ट नाम तो आएगा, हमारे पोते पोतियां कहेंगे कि देखिए साल 2022 में हमारे दादाजी ने चुनाव लड़ा था, ठीक, राष्ट्रपति का, हार गए। लेकिन चुनाव लड़ा तो राष्ट्रपति का, छोटा मोटा चुनाव नहीं लड़ते हम लोग। इस टाइप की बातें करें, आने वाले पोते पोतियां कॉलेज में बच्चों को बताएं, अपने स्कूल में दोस्तों बताएं कि देखिए मेरे दादाजी जो हैं वो छोटे मोटे काम नहीं किए, चुनाव भी लड़े, राष्ट्रपति लड़े। ठीक, क्लियर की बात। तो उस समय ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की शर्त इस रूप में नहीं थी, कम थी। 2 या 1 से साइन करवा लो, काम चल जाएगा। तो 2 या 1 से करवाना कोई बड़ी बात नहीं। किसी भी MP MLA जिनको जानते होंगे घर पहुंच जाओ और बैठ जाओ दरवाजे पे, आज तो साइन कहा के जाएंगे, कल भी देगा वो भी कहेगा ठीक है कोर्स जीतने वाला है। लेकिन ऐसे सब लोग करवा के ले आए तो बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे, उम्मीदवार कैंडिडेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इलेक्शन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक शर्त डाल दी गई। लेकिन अनुमोदक 50 प्रस्तावक में रिपीट कि ये होते हैं आपके कौन से, ये इलेक्टर्स होते हैं, अमंग द इलेक्टर्स, अमंग द इलेक्टर्स, अर्थात वो लोग जो वोट डालते हैं उन्हें साइन चाहिए। ठीक, अब अगली बात यह कि राष्ट्रपति चुनाव में वोट कौन डालता है। तो सिंपल सी भाषा में याद रखिएगा, राष्ट्रपति इलेक्शन में केवल MP और MLA वोट डालते हैं। नियम यह है कि MP MLA कौन से, दोनों इलेक्टेड होने चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव में MP और MLA वोट डालते हैं जो कि इलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेट वोट नहीं डालते हैं, मनोनीत वोट नहीं डालते। 2 तरह के मेंबर्स होते हैं हाउस में, एक इलेक्टेड एक नॉमिनेट। इलेक्टेड वो जिनको आप वोट डालते हो, नॉमिनेट वो जिनके नॉमिनेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। जैसे राज्यसभा में 12 MP इनका नॉमिनेशन होता है,
तो राष्ट्रपति इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं डालते हैं, केवल इलेक्टेड वोट डालते हैं। एमपी और एमएलए दोनों इलेक्टेड होने चाहिए, नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं डालते। तो साइन कौन करेंगे इनमें? इलेक्टर साइन करेंगे। अब यूपीएससी घुमाएगा इसमें, यूपीएससी घुमाएगा कि अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स a candidate for the post of president needs a set of 50 MP और MLA सिग्नेचर। तो ये स्टेटमेंट पूरी तो सही नहीं है, क्योंकि MP MLA बनने के लिए दो तरीके हैं, एक इलेक्टेड जो इलेक्शन होता है जिसे हम जीतते कहते हैं, और एक नॉमिनेटेड। राष्ट्रपति इलेक्शन में केवल इलेक्टेड वोट डालते हैं। ये स्टेटमेंट दिया आया है तो लोग गलत करेंगे और फिर कहेंगे कि फिर उसे बहस करेंगे कि नहीं MP MLA लिखा था। आप ढंग से बुक्स पढ़ो, ठीक? सालों बुक्स पढ़ते नहीं, फिर बाद में कहते हैं कि गड़बड़ हो रही है। स्पष्ट बुक में लिखा है कि केवल इलेक्टेड MP MLA वोट डालेंगे और को वोट डालेंगे। आपको कहें कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति इलेक्शन में मिनिस्टर वोट डालेंगे, को मिनिस्टर बनने के पहले MP MLA बनना पड़ता है। बिना MP MLA बने आप मिनिस्टर बन भी जाओगे तो 6 महीने के अंदर आपको मिनिस्टर बनना MP MLA बना पड़ेगा। लेकिन ऐसा मिनिस्टर जो नॉमिनेटेड है वो नहीं बनेगा। आमतौर पर नॉमिनेट मेंबर्स को सरकारें मिनिस्टर बनाती भी नहीं है, लेकिन कोई बना सकती हैं, मेंबर मिनिस्टर कौन सकता है? मिनिस्टर यदि आज चाहें तो आप भी हो सकते हो, लेकिन आपको मामा जी या दिल्ली में जो महामंत्री हैं उनके सरकार चाहे तो बन सकती है, बनती, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको दोनों से किसी सदन का मेंबर बनना पड़ेगा, ठीक? 6 महीने तक आप मंत्री बने सकते हैं। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलिए, ये तो हो गई बात यहां पर क्लियर। आगे आते हैं। संथाल ट्राइब। पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है कि अब यूपीएससी में संथाल ट्राइब ही आएगा, ठीक? तैयार करिए संथाल ट्राइब, क्योंकि जो द्रौपदी मुर्मू हैं राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार, वो संथाल ट्राइब से आती है। तो संथाल ट्राइब ये भारत की 3rd लार्जेस्ट शेड्यूल ट्राइब है, 3rd लार्जेस्ट, ठीक? गौड़ और भील के बाद पहला क्वेश्चन तो प्रीलिम्स का यहीं से बन गया, ठीक? सीधा क्वेश्चन आएगा, अरेंज द फॉलोइंग शेड्यूल टाइप्स in decreasing या increasing order according to their population। तो नंबर 1 पे गौड़, नंबर 2 पे भील, नंबर 3 पे संथाल, ठीक? दूसरा, ये ट्राइब कहां कहां मिलती है? तो उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल। उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल। मैंने कल समझाया था कि ये झारखंड में मिलती है, लेकिन भारत के बाहर मिलती है, नेपाल और भूटान, कि नेपाल और बांग्लादेश, 3 देश। वेरी गुड, ये हुई ना बात, ठीक? चलिए, तो किन किन राज्यों में मिलती है? झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। एटलस खोल के इसकी लोकेशन देखिए। जब दिन खराब होता है तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक? एटलस खोल के देखिए कि क्या ये तीनों राज्य एक दूसरे से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं? क्या ये तीनों राज्य एक दूसरे से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं? मिल गया?
क्या पोजीशन बताइए बताइए, देख लिया आपने? कौन आएगा? तीनों की लोकेशन दिखाइए, तीनों की लोकेशन, तीनों की लोकेशन, तीनों की लोकेशन। आइए, कौन दिखाएगा? देख ले मैप पे तीनों। आइए, हाँ बना दीजिए मैप पर। सबसे पहले बनाइए आप वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। नहीं, ये हो गया आपका कुछ इस तरह से पूरा वेस्ट बंगाल, ठीक। और उड़ीसा, झारखंड कहाँ है? ये है ना, ठीक। ऐसा कुछ है क्या? क्लियर है? वेस्ट बंगाल, ये झारखंड, और ये आपका उड़ीसा। ऐसा कुछ है क्या? ठीक। झारखंड दोनों को पूरा शेयर कर रहा है, झारखंड दोनों को शेयर कर रहा है। इधर ऊपर बिहार, ठीक। तो ये लोकेशन आप देख लीजिएगा, जहां तक मेरा मानना है इसी लोकेशन में क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है? क्लियर ना? देखिए, ये आपको भले लगता हो कि सर क्यों करवा देने की, एक बार आपने कर लिया लाइव भूलोगे नहीं आप, ठीक। जो चीज हम एक बार बना देते हैं वो चीज भूलते नहीं है। यदि मैं पूछता नहीं तो आपको देखते भी नहीं, इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते भी नहीं कि मैपिंग से क्वेश्चन बनेगा, है ना? चलिए आगे आते हैं। ये जो मयूरभंज है, हमारी होने वाली राष्ट्रपति जो हैं उनका जो होम डिस्ट्रिक्ट है मयूरभंज, लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट कंस्टिट्यूशन ऑफ ट्राइब है माना जाता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंस्टिट्यूशन ऑफ द ट्राइब मानाता है मयूरभंज। मयूरभंज कौन से राज्य में, इन तीनों में से? जसलीन, मयूरभंज इन तीनों में से किस राज्य में है? अभी दिखा था खबर, इन तीनों में से किस राज्य में मयूरभंज है? नहीं, खोलिए मैप, एटलस खोलिए और देखिए मयूरभंज कहां पड़ रहा है, झारखंड में पड़ रहा है कि उड़ीसा में है कि वेस्ट बंगाल में? मयूरभंज एटलस में देखिए मयूरभंज कहां पड़ रहा है। मयूरभंज उड़ीसा में है। क्या है झारखंड बॉर्डर करीब है? क्या है झारखंड बॉर्डर करीब है? उड़ीसा पहुंचे फटाफट, उड़ीसा मयूरभंज। और देखो आप में से यदि किसी को यूपीएससी में सेक्शन हुआ मयूरभंज या उड़ीसा कैडर मिला था, आप याद करोगे मुझे, तब कहोगे पहली बार मयूरभंज मैंने एटलस में देखा था, सर ने दिखाया था, और अभी साक्षात मयूरभंज के दर्शन कर रहा हूं, है ना? क्लियर? सिलेक्ट होके पहुंचे मयूरभंज, तब समझ में आएगा कि आपको हंसी लग रही होगी, लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ है कई लोगों के साथ। हम जो जॉब पढ़ते थे लोकेशन आते थे इंडिया की, और मजाक कहते थे कि देखो अभी यहाँ बन गए तो कि देखा जाएगा, वास्तव में वहीं बन के पहुंचे, ठीक, उसी स्टेट में। तो इसलिए बेटर है कि आप लगा दीजिएगा उड़ीसा, मयूरभंज पड़ता है उड़ीसा में। बॉर्डर एरिया दिख गया, झारखंड का बॉर्डर होगा मेरे ख्याल से, है ना?
एटलस सभी लोग लेके आए हैं, ऑक्सफोर्ड उसको एटलस, एटलस से आपकी लोकेशन का ये तैयार होती है। देखिए झारखंड बॉर्डर के पास होगा मयूरभंज। मिल गया एटलस आप लोगों को? नहीं मिल रहा, ऐसा हो सकता नहीं मिले। हाँ ठीक, चलिए आगे आइए। उड़ीसा में संथाल जो हैं वो क्योंझार, बालासोर और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में आमतौर पर मिलते हैं। तो उड़ीसा के 3 डिस्ट्रिक्ट देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंझार, बालासोर और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट आगे बढ़े। संथाल शब्द संथा और आला से मिलकर बना है। संथा आला, संथाल जो ट्राइब है, ये संथाल वर्ड, संथा प्लस आला इक्वल टू संथाल। संथाल मतलब होता है काम एंड पीसफुल, आला मतलब आदमी, शांत आदमी, उदम नहीं करता हो, मारपीट नहीं करता हो, शांतिपूर्ण जीवन बिताता हो, उसको बोलते हैं संथा। ठीक, संथा। सांता क्लॉस मत करके आ जाना एग्जाम में, ठीक, कि संता शब्द सांता क्लॉस से बना है। टीचर को बहुत बढ़िया, तुम भी क्रिसमस मनाओ, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। तो संथा और आला, आला का मतलब होता है मैन, सांथा का मतलब होता है काम एंड पीसफुल। ठीक, आगे बढ़े। शुरुआत में ये लोग नॉमडिक लोग थे, गुमक्कड़। आगे चल के छोटा नागपुर पठार के आसपास सेटल हो गए 18वीं सेंचुरी में। ये लोग संथाल परगना और बिहार से मूव किए और दे कम टू उड़ीसा। तैयार करिएगा, इस बार अपन संथाल विद्रोह भी तैयार करेंगे। यूपीएससी में संथाल विद्रोह आएगा, सीदो कानू आदि जो नेता थे उनके बारे में, उलगुलन क्या था, ठीक, भारी लोगों को क्या बोलते थे, ये सब तैयार टर्म लोग तैयार करेंगे इनका। और इसको यदि पढ़ना हो, यदि आपका मन कर रहा है कि बहुत अच्छे से पढ़ना है, मैं ये एग्जाम दे रहा होता है अपकमिंग ईयर में, नेक्स्ट एग्जाम, तो मैं आज जाके घर पर संथाल टाइप पढ़ लेता, संथाल आंदोलन पढ़ लेता और ट्राइबल मूवमेंट पढ़ता है इंडिया का। और इसको पढ़ने के लिए कोई नया सोर्स नहीं, बिपिन चंद्रा की बुक में 2nd चैप्टर ही है। बिपिन चंद्र की जो बुक है मॉडर्न हिस्ट्री की, उसमें 2nd चैप्टर है ट्राइबल मूवमेंट इन इंडिया। ठीक, आप पढ़िएगा, उसमें पूरा दिया हुआ है किस तरह का नेचर था, कैसा ट्राइबल मूवमेंट बाकी मूवमेंट से अलग था। ठीक, आदिवासी क्यों अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते हैं, अंग्रेजों ने कैसे इनके फॉरेस्ट राइट्स को छीन लिया। ठीक, क्लियर, वहाँ टर्मिनोलॉजी भी दी गई है, किस तरह से ये लोग अपने आंदोलन में जादू टोना आदि का इस्तेमाल करते थे। ये पढ़ेंगे अपन, जो फाउंडेशन बैच के उनको तो बुक पढ़ाऊंगा पूरी, एक बेसिक हो जाता, कंप्लीट हाथ में बुक ही पढ़ाऊंगा मार्क का बका के। बट जिनको एग्जाम नेक्स्ट देना है उसको इस बुक, इस चैप्टर पढ़ना चाहिए। ठीक, संथाल मूवमेंट। चलिए आगे आते हैं। संथाल परगना, संथाल परगना से लोग मूव कर गए उड़ीसा, दे माइग्रेट टू द संथाल परगना। छोटा नागपुर से प्लेट मूव किए संथाल परगना। संथाल परगना कहाँ पे था ये भी पढ़ना पड़ेगा। राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक, राजमहल की पहाड़ियाँ, ये क्वेश्चन आएगा। ये सब बिपिन चंद्र से बोल रहा हूँ मैं, मुझे याद है आज तक। तो राजमहल की पहाड़ियाँ, एग्जाम में एक बात पूछा है संथाल परगना कहाँ से कहाँ तक था। तो ये लोग मूव किए संथाल परगना और बिहार, देन ये मूव किए उड़ीसा में। उड़ीसा में अब देखिए कि अब तक इस समुदाय से कौन कौन लोकप्रिय व्यक्ति रहे हैं महत्वपूर्ण पदों पर। अब राष्ट्रपति तो कोई नहीं बना, बट हेमंत सोरेन
ये भी संथाल आदिवासी समुदाय से आते हैं और झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी के, और अब बन गए हैं सीएजी। अब बन गए सीएजी। ठीक, तो ये सब नाम पता होना चाहिए। ये मैच करने को आ जाएगा। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर of the UT of Jammu and Kashmir, and now CAG, Comptroller and Auditor General of India। क्या होता है? हम पॉलिटी पढ़ेंगे। जो लोग थोड़ा पढ़ चुके उनको पता भी है कि CAG होता क्या है। और मैंने उदाहरण दिया था कि ये जी जो है पाले जी टाइप का नहीं है, सरनेम नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, पूरा पद का नाम है। एक जमाने में जोक चला था, सीएजी से मिलने बिहार झारखंड के कुछ एमपी पहुंचे और सीएजी ने उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया, तो नाराज होकर बोले आपस में कि हम इनको जीजी कह के बुला रहे हैं और ये सम्मान बात समझ नहीं पा रहे हैं। धीरे से किसी ने कान में कहा कि जी अपन को सम्मान थोड़ी बोलने, पद का नाम है जी, जिसे पाले जी। ठीक, दुकान में आएंगे तो पाले जी बोलेंगे, पाले बोल के बिस्कुट से मिलेगा। कभी कभी कुछ नाम ऐसा रख लो कि लोग ना भी चाहें तो भी सम्मान दें आपको। जैसे नाम रख लीजिए अति सुंदर, चाहे सुंदर हो चाहे नहीं, लोग आपको बुलाएंगे जरूर, अति सुंदर राव, अति सुंदर राव। ठीक, बहुत सुंदर, सुंदर नाम ही रख लिया अपन, हो चाहे नहीं, लोग जबरदस्ती सुंदर ही बनाएंगे। ठीक, क्लियर? इससे कौन में बढ़ाता है। आगे आते हैं, मजाक की बात हो गई, लेकिन ये पद हैं जो मैच करने को आएंगे। आगे आते हैं। वर्तमान में मयूरभंज के जो एमपी हैं विश्वेश्वर तुड़ू, ये भी संथाल है और केंद्र सरकार में ट्राइबल अफेयर्स और जल शक्ति मंत्रालय के पास है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट पता होना चाहिए। कुछ इंटरव्यू में पहुंच गए और पूछ लिया कि बताइए कि राष्ट्रपति तो संथाल समुदाय से आती हैं और कौन कौन संथाल समुदाय से व्यक्ति हैं, पता ही नहीं है, दांत दिखा दें वहां पे। सब पता करके बताऊंगा, सॉरी सर, इंटरव्यू ऐसी बच्चा बोलता है। वो भी कहते हैं कि जब पता कर लो आया ना, इस बार सॉरी। ठीक, हाँ, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स एंड जल शक्ति। सामने लिखा यूनियन मिनिस्टर, कहां से आ गया? देखिए, इस समुदाय में ये सब आता नहीं एग्जाम में। इस समुदाय में लिटरेसी रेट बहुत हाई है। compared with that of other tribes in Odisha। साक्षर दर बहुत हाई है। अब देखिए, संथाल लोग संथाली बोलते हैं। एग्जाम में यदि आप आता हो, आपको पता नहीं होता संथाली क्या है, तो लाते हैं कि ये स्पेन की नई भाषा है। ठीक, संथाली लोग संथाल भाषा बोलते हैं और इनकी अपनी खुद की एक लिपि है, स्क्रिप्ट है, ओल चिकी। एग्जाम में आता ओल चिकी क्या है? ओल चिकी इनकी खुद की अपनी स्क्रिप्ट है, ओल चिकी, जिसको पंडित रघुनाथ मुर्मू ने लिखा है। ओल चिकी ये अलग लिखना, सेंटेंस पैराग्राफ से चेंज करके एक जगह मत लिख देना सब। पैराग्राफ तो पॉइंट तोड़ के लिखो, जो ऑप्शंस यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे आएंगे। सेंटेंस लिख दोगे तो फिर अखबार में लिखा है।
तुमने माँ की कर दिया, इसको ब्रेक करके लिखना है समझते समय। ओल चिकी, ये जो ओल चिकी स्क्रिप्ट में लिखी इसका संथाली भाषा है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल में भी शामिल है। याद रखिएगा, संथाली भाषा भारतीय संविधान की 8th शेड्यूल में भी शामिल है, पॉलिटी में आ जाएगा। इनमें से कौन सी भाषा 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है? तो संथाली ऑलरेडी शामिल है। बोडो भी है, डोंगरी भी है, ठीक। निमाड़ी नहीं है, ये चले जाए अपन की निमाड़ी भी है। यूपी से कहेगी बहुत बढ़िया, ये तो हमको पता नहीं था। पाली नहीं है, पाली भी नहीं है 8th शेड्यूल में। भोजपुरी है, मैथिली है, वेरी गुड। 4+ पे जवाब देते तो अच्छा था, पढ़वे मतलब। भोजपुरी नहीं, नेपाली है, नेपाली है, गुड, नेपाली है। पढ़ा था आपने? नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा है, आपने सभी पढ़ा है पीछे पॉलिटी में। कौन कौन सी और पीछे साउथ इंडिया की कौन कौन सी भाषा है? चलिए पहले ओल चिकी लिखी भी लिखवा देता हूं, ठीक। ओल चिकी कई स्कूलों में इंस्ट्रक्शन, मीडियम इंस्ट्रक्शन भी है। तो एग्जाम में आएगा, निम्नलिखित कथनों विचार करिए और सही कथन को चुनिए और सीधे लिख दे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल में संथाली आती है। और दूसरा स्टेटमेंट की संथाली की अपनी खुद की लिपि है ओल चिकी। इनमें से कौन सा कथन सही है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ, नन, तो दोनों सही है। संथाली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल में आती है और इसकी स्क्रिप्ट है, लिपि है ओल चिकी। जैसे हिंदी भाषा है और हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी। आप देवनागरी लिपि में हिंदी को लिखते हैं, है ना। ये लिपि भाषा इनमें अंतर पता ही पता है, पता होना चाहिए, ठीक। नहीं पता है तो ठीक है, अभी हिंदी क्लास शुरू होगी तो वहां कर लीजिएगा, एक आध दो दिन बैठ के हिंदी भी। निबंध तो खैर मैं सबको करवाऊंगा, ऐसे करवाने आपके तैयार अभी से, लेकिन ये सब चीज़ तैयार होनी चाहिए आपको, ठीक है। थोड़ा चल लेते हैं, संविधान को देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल, नहीं शादीशुदा, पति की इनका देहांत हो गया। आज की तो न्यूज़पेपर खबर ही यही है कि इनसे मिलने इनके जो रिश्तेदार थे, मतलब जहाँ इनके बच्चों की शादी हुई है, तो वो वाली फैमिली मिलने आए। क्या बोलते हैं उनको अपन अपने देसी भाषा में? नातेदार, और कुछ बोलते हैं उसके लिए, वो हैं समधी। हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि हमारे समधी जो है बन गई राष्ट्रपति, ये खुशी की बात है, वो मिल नहीं पाए, ठीक। तो ये सब मजाक हो गया, लेकिन ये पति का देहांत हो गया, लड़के का देहांत हो गए, ये कल उनके बारे में कुछ लिखा हुआ था। ये एग्जाम में आएगा नहीं, है शादीशुदा है कि नहीं है। अपन को विशेष रुचि इसमें क्यों? कोई व्यक्तिगत कारण? ऐसा कोई कारण नहीं है। चलिए आते हैं 8th शेड्यूल। देखिए ये है 8th शेड्यूल। सबसे पहले आ जाती है कि 8th शेड्यूल आर्टिकल 344(1) में आता है और 351 तक। इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो सारी भाषाएं तो आप याद नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं फोकस करवा देता हूं कौन कौन सी भाषाएं हैं। एक सरसरी निगाह से अपन इंडिया का मैप बना लें।
तो आप गौर करेंगे, इधर असमी हो गई, बंगाली हो गई, बंगाली हो गई, बोडो, डोंगरी, बोडो कहां बोली जाती है? असम, वेरी गुड। बोडो, डोंगरी अरुणाचल है क्या? बताओ चाहिए लैंग्वेज कहां बोली जाती है? ठीक, गुजराती तो खैर कर लोगे, हिंदी कर लोगे, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, कोंकणी कहां बोली जाती है? महाराष्ट्र बोली जाती है कि कर्नाटक के इलाके या कोस्टल इलाकों में कोंकण तर कोंकणी ये बोला। मलयालम कौन बोलते हैं? मलयालम कहां बोली जाती है? केरला। मणिपुरी तो यहां पहुंच गए। मराठी, जय महाराष्ट्र आजकल ये चल रहा है। नेपाली, ये नेपाल हो गया, है ना, याद रखना नेपाली भी। उड़िया ये हो गया। पंजाबी हो गई। संस्कृत, संथाली देखा है, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तमिल, तेलुगु तो दक्षिण भारत का मैं बनाया अपन, तो देखिए मराठी हो गई, ठीक, कन्नड़ हो गई, कोंकणी हो गई, मलयाली हो गई, तेलुगु, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, ठीक। और क्या बच्चे, क्या और कौन सी बची? लगभग सारी हो गई दक्षिण भारत की। तो साउथ इंडिया पेनिनसुला की सारी भाषा है। कोई बच्चे ये के दिमाग में है? नहीं, मैथिली वहां की नहीं है। मैथिली भाषा जो है वो आपकी बिहार यूपी बॉर्डर पे, मैथिली यहां पे है। गुड ऑब्जर्वेशन, मैं भूल गया था, आपने पकड़ लिया, गुड। ये है मैथिली, बिहार और यूपी के बॉर्डर पे जो नेपाल से लगता है। सिंधी का कोई स्टेट नहीं, सिंधी पूरे फैला हुआ। सिंध पाकिस्तान में इलाका था, वहां सिंध लोग आए, ओरिजिन वहां से है, और वो आके स्प्रेड हो गए। तो सिंधी भाषा कोई एक रीजन स्पेसिफिक नहीं है, जैसे पंजाबी एक रीजन स्पेसिफिक, लेकिन ऐसा भी नहीं पंजाबी पूरे भारत में फैले हुए हैं। ठीक, क्लियर यहां तक। अब अपन को ये समझना है कि ये जो भाषा है संथाली, ये कब जोड़ी गई? क्या ये शुरुआत से थी कि बाद में जोड़ी गई? क्योंकि अभी बात चल रही है। तो लिखा हुआ है कि 92nd अमेंडमेंट 2003 से संथाली को 8 शेड्यूल में ऐड किया गया। लिखिए, 92nd अमेंडमेंट 2003 से संथाली को जोड़ा गया। 2003 से जोड़ा गया। अभी बात मैंने कैसे समझी? देखो यहां लिखा हुआ है, सीखो मुझसे ताकि कॉन्स्टिट्यूशन खुद पढ़ना सीख जाओ। संथाली के आगे लिखा हुआ है 18 नंबर की लैंग्वेज है, याद रखना। ये टोटल कितनी लैंग्वेज है? टोटल आपकी 22 लैंग्वेज। तो 22 में संथाली का नंबर आता है 18वां। टोटल 22 भाषाओं को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक, इन सब भाषाओं में आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं और इन भाषाओं को ऑप्शनल भी ले सकते हैं। ठीक है ना, ये सारी भाषाएं रिकॉग्नाइज हैं। संथाली तो टोटल 22 है, 22 में से 18 नंबर पर संथाली है। संथाली के आगे ये एक लिखा हुआ है। जब भी एक लिखा है तो अपन यहां जाएंगे नीचे फुट नोट में, तो वहां पे एक नंबर को डिफाइन किया गया कि एक नंबर का मतलब ये है 92nd अमेंडमेंट 2003। ठीक, ठीक है। अब अपन को ये भी रखना है चलिए, तो ये तो बातें होंगी पिछली।
आई थिंक आइडिया बन गया पूरा। ये आज हो गया, यही खत्म हो गया, इसमें कोई बताने लायक बचा नहीं है। अब मैं पूछूंगा आपसे अगली बार, तो अगली बार सारी लैंग्वेज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक। और मैंने कहा जहां जहां आपको कंफ्यूजन हो वो लिख लो। भोजपुरी नहीं है, क्योंकि भोजपुरी में कंफ्यूज करेगा आपको, मांग चल रही है। मैथिली है, भोजपुरी नहीं है। भोजपुरी मैथिली भाषाएं जो कि बिहार, यूपी, नेपाल बॉर्डर पे लोग बोलते हैं। पाली नहीं है, ठीक। आगे बढ़े, चलिए। तो ये तो हो गया इनके बारे में जानकारी। प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि भारत में डिजिटल इकोनॉमी $1 ट्रिलियन तक हो गई, ऐसी बातें सब पढ़ लीजिए, ऐसा कुछ नया नहीं था, कुछ ऐसा नहीं है कि जो मैं समझाऊं। G7 की बैठक होने वाली जर्मनी में, प्रधानमंत्री जाएंगे, जब जाएंगे तो अपन डिटेल पढ़ेंगे, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्या होगा जी समिट में, क्या क्या एजेंडे रहेंगे, लेकिन G7 की बैठक होने वाली है। हेडिंग बनाइए, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, KLNP, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। फटाफट एड्रेस खोलिए और चलिए मणिपुर, बिना टिकट और बिना सामान के। मणिपुर, आपको मणिपुर खोलना है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करके एक अलग से मैप दिया होगा, आपके इंडेक्स में जाइए, वहां लिखा होगा नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया, वो वाला खोलना है। मणिपुर स्टेट वाला मैप नहीं खोलना है। पहुंच गए केबुल लामजाओ? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, सीधा प्लेन्स में आएगा। कहां पे? ये चर्चा में आज न्यूज़पेपर्स में। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक। आपके एटलस में दिया हुआ नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करके पूरा दिया हुआ एक अलग से। पेज नंबर कितना है? 37। ये जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, इसका प्लेस शिफ्ट करने की बात चल रही है, और इस कारण से वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक। मणिपुर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पानी पे तैरता हुआ बगीचा है, ठीक है ना। ये तीनों, हाँ, शिफ्ट करने की बात चल रही है। प्रोटेस्ट अगेंस्ट मूव शिफ्ट प्रपोज हेरिटेज पार्क इन मणिपुर। देखिए, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क एक नेचुरल हैबिटेट है ब्रो एंटलर डियर का, जिनकी संख्या लगभग 300 से भी कम है। एग्जाम में आएगा कि ब्रो एंटलर डियर कहां मिलते हैं, लिख देना भौ कुआ पे, है ना, शाम 8 बजे बाद घूमते मिलते हैं। तो ये नेचुरल हैबिटेट है। ब्रो एंटलर डियर यहां मिलते हैं, जिनकी संख्या 300 से भी कम है। और मैंने कहा था कि दुनिया भर में जो फ्लोरा और फौना है, जो जीव जंतु हैं, उनकी संख्या
को दिमाग में रखकर एक संस्था है IUCN, उनके स्टेटस को वो रिक्वेस्ट करती है कि खतरा है, कम है, बचे हैं कि कम है, और IUCN इसके लिए बनाती है रेड लिस्ट। तो IUCN की रेड लिस्ट में इस ब्लो एंटलर डियर जो दिख रहा है आपको, ये लिख लीजिए, ये ओनली फाउंड इन KLNP, जो केवल KLNP पे मिलता है, ओनली फाउंड इन KLNP। देखिए इन्वायरमेंट में पक्का आएगा क्वेश्चन। ये IUCN की रेड लिस्ट में, रेड बुक में भी है। इसे डांसिंग डियर भी बोलते हैं। इसे डांसिंग डियर भी बोलते हैं, डांस भी करता है ये। अब क्लासिकल है क्या है ये पता नहीं है। अभी हम PSC का इंटरव्यू ले रहे थे तो उसमें एक बच्ची आई, उसने अपनी हॉबी भरी थी फ्री लॉन्सिंग डांस। मैं कि ये क्या होता है फ्री लॉन्सिंग डांस, ठीक। अब आगे नहीं बोलूंगा। उसके बाद फिर वो इंटरव्यू कहीं और ही चला गया ना। तो आदमी कई बार ऐसा करता है कि उसको लगता है समथिंग डिफरेंट करना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि हर चीज समथिंग डिफरेंट ही हो। चलिए आगे यहां पर KLNP के अंदर एक झील है, नाम है लोकटक लेक। KLNP के अंदर एक लोकटक लेक भी है। ये नॉर्थ ईस्ट की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, और इस लेक के ऊपर जो अपन देखते नहीं, एक डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन है, वो जमी हुई है, घास, ग्रास, और वो तैरती है, तो इसलिए उसको बोलते हैं पानी पे तैरता हुआ बगीचा। लोकटक लेक को बोलते हैं पानी पे तैरता हुआ बगीचा। एक स्पेशल प्रकार की यहाँ पे एक घास है जो झील के ऊपर हम काई से जाती है, और कुछ उसके ऊपर घास भी उग जाती है, तो पानी पे तैरता हुआ बगीचा। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे एनवायरमेंट में। लेकिन लोकटक लेक फ्रेश वाटर लेक भी KLNP के अंदर पड़ती है। तो ये पूरा मामला है, ठीक है। इस डियर को, जो डियर है यहां जो मिलता है, इसका एग्जैक्ट नाम है संघाई डियर। ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है IUCN की रेड लिस्ट के मुताबिक। IUCN की रेड लिस्ट मुताबिक ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। इसका एक और नाम है संघाई डियर, समझे ना, डांसिंग डियर, संघाई डियर, और बाकी आप समझ ही रहे हैं। IUCN की एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है ये। सब कुछ ठीक रहा तो जो लोग अगले साल को एग्जाम टारगेट कर रहे हैं उनको पक्का ही एग्जाम में दर्शन देगा, ठीक। संघाई डियर, इसको थोड़ा सा और पढ़ना, 11th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी इंडियन ज्योग्राफी के वाइल्ड लाइफ चैप्टर से पढ़ लेना। वहां पे इसके बारे में कुछ जानकारी दे रखी है, ठीक। मैं फिर बोल रहा हूँ 11th क्लास 12th क्लास की इंडियन ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में वाइल्ड लाइफ चैप्टर है, वहां पे इसके बारे में जानकारी और मिलेगी आपको, ठीक। क्लियर? तो ये होगी पूरी जानकारी। आगे बढ़े, चलिए। भारत के वाटर में 4 नई कोरल्स मिली हैं, समुद्र के अंदर कोरल्स। कितने लोगों ने कोरल्स देखी हैं? किसी आइडिया कोरल्स के बारे में? कोरल रीफ सुनी आपने? सुनी तो होंगी, समुद्र में होती है कोरल रीफ्स। कई मूवीज दिखाया जाता है कि अंदर समुद्र में जाते हैं वो लोग, कोरल्स को देखते हैं, उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं, कोरल रीफ, है ना। चलिए, भारत के जल में पहली बार वैज्ञानिक साइंटिस्ट ने
4 कोरल रीफ्स की प्रजातियां रिकॉर्ड करी है। 4 कोरल रीफ्स, हिंदी में बोलते हैं प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ्स, ठीक, 4 कोरल रीफ्स। अमित सर ने पढ़ाया भी होगा आपको एनवायरमेंट में, नहीं पढ़ाया था क्या? पढ़ाया? हाँ, आई नहीं हो गया समझ इतना, ठीक, मान ही सकता कि पढ़ाया नहीं होगा। कोरल रीफ्स तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। कोरल ब्लीचिंग पढ़ा होगा आपने अखाड़ों में, कोरल ब्लीच हो रही है। जैसे समुद्र का तापमान बढ़ते जा रहा है, एसिडिफिकेशन, पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, ऑफ मरीन वाटर बढ़ती जा रही है, और एसिडिफिकेशन से पीएच वैल्यू बढ़ने से कोरल ब्लीचिंग की समस्या आ रही है, कोरल अपना कलर छोड़ देती है। हाँ, मतलब पीएच वैल्यू डिस्टर्ब होने से, एसिडिफिकेशन बढ़ने से बेसिक और उसके बीच में, तो वो कोरल जो है अपना कलर छोड़ रही है, ठीक है। आगे आइए, ये जो नई प्रजातियां मिली हैं अजुंथलेट कोरल्स की, ये मिली हैं अंडमान निकोबार आइलैंड पे, अंडमान निकोबार आइलैंड पे। अंडमान निकोबार आइलैंड, ये जो कोरल का ग्रुप है, जूजेंथलेट कोरल्स, जूजेंथलेट कोरल्स, ये मिली हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। आपके एटलस में कोरल रीफ्स इन इंडिया भी दिया हुआ एक मैप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरल रीफ इन इंडिया, एटलस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरल रीफ इन इंडिया दिया होगा, कहाँ कहाँ भारत में कोरल रीफ पाई जाती है, इसी या तो इसी में दिया होगा, नहीं नीचे लिखा होगा कोरल रीफ इन इंडिया, जो डायग्राम दिया था मैंने भी बताया था आपको, सॉरी जो मैप दिखाया था मैंने आपको, वहां कोरल रीफ का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया होगा, रीजन ऑफ कोरल रीफ इन इंडिया। जो एटलस नहीं लाए मोबाइल को गूगला दें थोड़ा सा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरल रीफ इन इंडिया, मोबाइल में आ जाएगा गूगल पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरल रीफ इन इंडिया मैप। मैं चाहता हूं कि लगे हाथ अपन वही तैयार कर लें टॉपिक ज्योग्राफी का। मिला क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरल रीफ इन इंडिया, मिल गया? देख लो पहले अच्छे से, फिर मैं बताता हूँ, ब्लैंक मैप पे लगवाता हूँ, मिला कि नहीं मिला भी समझ में आ जाएगा। आइए, कौन आ रहा है? मिल गया क्या? कहाँ कहाँ भारत में कोरल्स पाई जाती हैं? आइए, हाँ बताओ ना कहाँ कहाँ पे? कोरल रीफ्स, मैंग्रोव्स नहीं पूछा हूँ, कोरल रीफ्स। भारत में कोरल रीफ्स के इलाके कौन कौन से हैं? हाँ हाँ हाँ, यहाँ कोरल रीफ्स है कि मैंग्रोव्स हैं? आप मैप में क्या देख, कोरल रीफ दिखा है कि मैंग्रोव देख के आए हो? कोरल रीफ्स ना। भारत में कोरल रीफ्स का एक बड़ा, सबसे बड़ा वहाँ क्षेत्र कौन सा, एरिया कौन सा है? लक्षद्वीप है कि अंडमान निकोबार है? ठीक है, अब आपको सीधे खोलना चाहिए नेशनल फॉरेस्ट सर्वे, और वहां पे आप दिखाएंगे कोरल रीफ का डिस्ट्रीब्यूशन सर्वाधिक कहां पे है। ठीक, जो हमारा फॉरेस्ट सर्वे होता है उसमें कोरल रीफ्स के बारे में, मैंग्रोव्स के बारे में जानकारी आती है, मेरे ख्याल से कोरल रीफ की जानकारी मिल जाएगी वहां पे। ठीक,
चलिए आप देख लीजिएगा, बाकी मैं कल इसको पूछ लूंगा टेस्ट में। आते हैं सीधा न्यूज़पेपर पर। आइए, न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है ये जो स्पीसीज है कोरल की, जूजेंथलेट, डू नॉट कंटेन जूजेंथला एंड डिराइव नरिशमेंट नॉट फ्रॉम सन बट फ्रॉम कैप्चरिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लैंक्टन्स। पढ़ेंगे अपन जब कोरल, बताऊंगा कैसे कोरल काम करती है, क्या इसका फिनोमिना है। लिख लीजिए कि ये जो नई प्रजाति है कोरल की, ये जूजेंथलेट इनके पास नहीं होता है, और ये अपना नरिशमेंट, अपना पोषण सन की बजाय प्लैंक्टन से लेती हैं। प्लैंक्टन से लेती है। ये ज्योग्राफी में सर आपको पढ़ाएंगे, जब ओशनोग्राफी पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे कैसे से ये प्रजातियां आदि पैदा होती है। ठीक, डू नॉट कंटेन जूजेंथला एंड डिराइव nourishment not from sun but from capturing different forms of plankton। ठीक, तो स्टेटमेंट आएगा कि अभी जो पाई गई प्रजातियों की क्या विशेषता है। ये बजाय सूरज से पोषण लेने के प्लैंक्टन्स जो होते हैं उनसे पोषण लेती है ना। ये गहरे समुद्र पाई जाती हैं। अधिकांश समुद्र में 200 मीटर से 1000 मीटर गहराई पे मिलती हैं। दे आर डीप सी रिप्रेजेंटेटिव्स। यदि ढंग से आदमी को न्यूज़पेपर पढ़ ले तो पूरा पेपर उसका बन जाए। हम न्यूज़पेपर के न्यूज़ समझते हैं, न्यूज़पेपर में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब आ रहा है, देखो आप। ठीक, प्रॉपरली एनालिसिस करें तो काफी काम बन जाए। ये एनवायरमेंट टॉपिक में आपके आएगा। डीप सी मिलती है लगभग 200 मीटर से 1000 मीटर गहराई पे। ये शैलो वाटर में भी कभी कभी मिलती हैं। जबकि जूजेंथलेट कोरल्स जो होती हैं वो शैलो वाटर में रिस्ट्रिक्टेड होती है, तो उनसे ही अलग हैं। अजू हैं, ये जू से अलग हैं। अभी समझाया था मैंने आपको। यहाँ पे अजुंथलेट कोरल्स, तो जुंथलेट जो हैं उनसे अलग हैं। उनसे अलग है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, थोड़ा लिखिए इनका जवाब। चारों जो कोरल्स पाई गई वो एक ही फैमिली से हैं। एक ही फैमिली से चारों कोरल्स। फैमिली है फ्लाबेलाडी। ये कोरल्स की फैमिली है। सारे जो ग्रुप ऑफ कोरल्स पाए गए हैं वो सब एक सेम फैमिली से हैं, फ्लाबेलाडाई। ठीक,
इस फैमिली की जो कोरल्स हैं उनके नाम लिख लीजिए। पहले का नाम है, बॉटनिकल नेम्स पर लिख लीजिए, टी कैसम, टी इंटेसम, ये चारों एक ही फैमिली से हैं। बायो वाले कोई हैं क्या वो सर्च पा रहे होंगे उसको, है ना? एक ही फैमिली से हैं। और इससे पहले ये पाए गए थे जापान समुद्र में। जापान समुद्र में। फिलीपींस ऑस्ट्रेलियन वाटर में। चार में से 3 पाए गए थे। केवल टी कैसम जो है ये इंडो वेस्ट पैसिफिक इलाके में पाया गया था। ठीक, कोरल रीफ्स वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम इन ओशंस में आती हैं। मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स इन ओशंस में आती हैं। ये थोड़ा सा और अपन इसको तैयार करेंगे डिटेल में। चलिए इंडेक्स पे देखते हैं क्या खबर है। इंडियन एक्सप्रेस में एक तो ये एस्प्रिंग पेज पे आया कि हार्ट अटैक रिलेटेड डेथ मुंबई बढ़ गई है। क्यों बढ़ी है, क्या कारण है? एक तो लाइफस्टाइल, दूसरा जो है कोविड के बाद लोगों के लंग्स में दिक्कतें बढ़ती आ रही हैं। जो मेन न्यूज़ है वो है आपका महाराष्ट्र के अंदर। कल हम समझा था कि इस प्रकार महाराष्ट्र में शिवसेना का जो पार्टी है वो टूट गई है और एक गुट जो है वो अलग हो गया है। अभी पहले सूरत में था, कल खबर कि वो आसाम पहुंच गए सब लोग, लगभग 35-36 लोग हैं आसाम में। वहाँ से वो कह रहे हैं कि हम शिवसेना अब हम हैं। तो अब अपने लिए एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, हेडिंग बनाइए, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंटी डिफेक्शन लॉ चर्चा में है।
देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ प्रोवाइड्स फॉर द डिस्क्वालिफाइड MLA who after being elected on the ticket of political party voluntarily give up their party membership. इसकी कहानी है वो सुन लीजिए। जब संविधान बना तो उस समय इस चर्चा में था कि मान लीजिए एक MLA एक पार्टी का है या MP है बीजेपी कांग्रेस से और छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले तो क्या उसको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए क्योंकि पार्टी से उसने गद्दारी करी, धोखा दिया पार्टी को। ऐसा उस समय संविधान निर्माताओं ने कहा था कि नहीं, भारत में ये अलाउ होना चाहिए। पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है, एक व्यक्ति एक मेंबर पार्टी से जुड़ता है, उसकी एक विचारधारा होती है। ठीक, मान लो कल को पार्टी की विचारधारा वैसा काम नहीं कर रही तो व्यक्ति के पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले। लेकिन भारत में 1970s 80s के डिकेड में ये दल बदल बहुत ज्यादा होने लगा। उस समय इतिहास में आयाराम गयाराम के नारे लगने लगे। तेजी से एक व्यक्ति एक पार्टी ज्वाइन करता था, दूसरी पार्टी पहली पार्टी ज्वाइन करता था, फिर दूसरी पार्टी ज्वाइन करता था। इस प्रकार से सरकारें बनने बिगड़ने लगी क्योंकि बहुमत के लिए एक पार्टी ज्वाइन कर ली, उसको मेजोरिटी आ गई, फिर वो छोड़ दी, दूसरी को बहुमत आ गया। इस तरह से लोभ लालच पद के लिए दल बदल भारत में होने लगे। इसके बाद दल बदल को रोकने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया, 52वां संशोधन लाया गया। और इस 52nd अमेंडमेंट से यह कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति दल बदल करता है, एक पार्टी छोड़ दूसरी आता है, MP MLA व्यक्ति तो क्या MP MLA करेगा तो वो डिस्क्वालीफाई होंगे। लेकिन यदि वो 1/3 जाते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। 52nd अमेंडमेंट से दल बदल को लेकर एक रोक लगा दी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग सा शेड्यूल जोड़ दी गई एंटी डिफेक्शन लॉ को रोकने के लिए। 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची जोड़ दी गई। ठीक, इससे दल बदल पर रोक तो लगी, भाई यदि आप एक पार्टी छोड़ दूसरा होगे तो दल बदल हो जाएगा और आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। लेकिन 1/3 जाओगे तो नहीं होगा। ठीक, कहने मतलब ये था कि रिटेल में रोक लग गई, होलसेल में रोक नहीं लगी। 1/3 इस पार्टी से निकल के इसमें आ जाएंगे तो दल बदल नहीं माना जाएगा, एक आएगा तो दल बदल माना जाएगा। इस तरह की प्रवृत्तियां निकल के भारत में आई दल बदल को लेकर। ठीक, तो अभी यहाँ पे आरोप लगा है कि बीजेपी शिवसेना से 55 शिवसेना के MLA थे, उनमें से लगभग 35 निकल गए हैं। तो वो जो शिंदे जो लेके गए हैं उनको 35 को, वो कह हैं कि हम ओरिजिनल शिवसेना अब हम हैं, क्योंकि बचे हुए मेंबर्स बहुत कम हैं उद्धव ठाकरे पास। अब यहाँ पे ओरिजिनल कौन होगा क्या नहीं होगा इसको लेकर बात शुरू हो गया है, असली शिवसेना किसके पास है। ठीक, तो ये तो होगी बात बहस की, लेकिन अपन पहले लिख लेते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब हो गया कि कोई भी MLA या MP दोनों आफ्टर बीइंग इलेक्टेड ऑन द टिकट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, एक पार्टी जीत के आए और उन्होंने उस पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दी, तो ऐसी स्थिति में वो अयोग्य हो जाएंगे, दल बदल के आधार पर डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। ठीक, एक चीज पार्टी उनको निकाल दे तो दल बदल नहीं होगा। पार्टी ने आपको निकाल दिया है तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगे, मेंबर पार्लियामेंट होगे। लेकिन पार्टी के खिलाफ आपने पार्टी की मेंबर छोड़ी है एक व्यक्ति ने, तो वो दल बदल माना जाएगा और उसके बाद उसका पद डिस्क्वालीफाई होगा, और डिस्क्वालीफाई होगा तो उसकी जो सीट है जहां से चुन के आया है वो सीट वेकेंट हो जाएगी, वहां बाई इलेक्शन होगा। यह समझ में आएगी नहीं? ठीक, उपचुनाव होगा वहां पे, है ना। आगे आते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में इसको ब्रॉडली डिफाइन किया है, इंटरप्रेटेड द टर्म ब्रॉडली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में
दल बदल को व्यापक रूप से ब्रॉडली इंटरप्रेट किया है और ये बताया है कि कब एक एमएलए का कंडक्ट पार्टी छोड़ना माना जाएगा। इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति पार्टी छोड़े तभी वो दल बदल माना जाएगा। कभी कभी आपका ऐसा कोई काम होता है जो पार्टी नहीं छोड़ते हो लेकिन पार्टी के अगेंस्ट आप काम कर रहे हो, वह भी दल बदल की परिभाषा में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल पार्टी ने आपको कहा है कि अमुक विषय पे आपको ये हाउस के अंदर स्टैंड रखना है और मान लो आप उसके अगेंस्ट स्टैंड रख रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार का दल बदल है। कंडक्ट, एमएलए कंडक्ट कैन इंडिकेट वेदर दे हैव लेफ्ट देयर पार्टी। इस बात को समझे। द सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरप्रेटेड द टर्म broadly and ruled an MLA's conduct can indicate whether they have left their party. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जरूरी नहीं है कि पार्टी छोड़ना ही डिस्क्वालिफाइंग है। पार्टी छोड़ नहीं रहे हैं, पार्टी में बैठे हैं लेकिन पार्टी के अंदर अपन जो है गद्दारी कर रहे हैं। ठीक, मान लीजिए आप मेरी पार्टी के मेंबर हैं, एमएलए हैं और अपन को अमुक विषय पे इस डिसीजन को लेना था, हमने कोई कानून आया उस पर नो कहना था, आप हमारी पार्टी के आप यस कह रहे हैं, पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, आप पार्टी के खिलाफ जाके वोटिंग कर रहे हैं, पार्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, हमको मेजोरिटी साबित करनी है, आप उस दिन अनुपस्थित हो गए, कह दो कोविड है मुझे, मैं नहीं आ रहा, ठीक, या बिजी हूँ, शॉपिंग करनी है, ऐसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं, तो पार्टी सरकार की रहेगी ना यहाँ पे। तो ये भले आप पार्टी छोड़ी नहीं लेकिन पार्टी के खिलाफ तो काम किया आपने। ठीक, क्लियर हो गया। तो इस तरह के कंडक्ट को भी पार्टी छोड़ना माना गया है और जब ये कंडक्ट होगा तो इस कंडक्ट के आधार पे भी आपको दोषी माना सकता है, भले ही आपने पार्टी नहीं छोड़ी हो। क्लियर है? ठीक, क्लियर है। चलिए, इसके अलावा मान लीजिए आप किसी पार्टी से नहीं है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट निर्दलीय, चुनाव लड़े, किसी पार्टी से नहीं थे, निर्दलीय जीत गए। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो होते हैं, यदि वो जीत के आने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लें तो वो भी दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत दोषी होते हैं। कि द लॉ इज आल्सो एप्लीकेबल टू एन इंडिपेंडेंट एमएलए। ये जो लॉ है दल बदल का, ये इंडिपेंडेंट एमएलए पे भी लागू होता है। इंडिपेंडेंट एमएलए पे भी लॉ लागू होता है। ठीक, दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ज्वाइनिंग अ पॉलिटिकल पार्टी एंड इन केस दे डू सो दे कैन आल्सो लूज देयर मेंबरशिप इन देयर लेजिस्लेशन। ठीक, समझ ना। क्योंकि क्या होता है, एमएलए एमपी जीत के आते हैं, डिसक्वालीफाई मतलब हो गया कि आप जो इलेक्शन लड़े थे वही कैंसिल हो गया, रद्द हो गया, अब वहां पे बाय इलेक्शन होगा दोबारा से। ठीक, एक पॉइंट और, क्या उस इलाके की जो सीट खाली हुई, मान लो मैं ही दल बदल किया तो मुझे डिसक्वालीफाई कर दिया हाउस ने, तो अब जब वहां दोबारा इलेक्शन होगा तो क्या मैं लड़ने का हकदार हूं या नहीं हूं? लड़ने से मुझे कोई नहीं उसका चुनाव, पद खाली हुआ है ना, बाय इलेक्शन बोला है, हम फिर अप्लाई कर देंगे। ठीक, दूसरा, बाय इलेक्शन के बाद जो चुन के आएगा उसकी मेंबरशिप कितनी रहेगी? तो मेंबरशिप रहेगी बचे हुए समय के लिए। मान लो 2 साल के बाद हमको आप में डिस्क्वालीफाई किया है, 2 साल के बाद हमें दिमाग में आया कि आप पार्टी जंप करता हूँ, स्विच करता हूँ, मजा नहीं आ रहा एक पार्टी में, तो यदि मैंने स्विच किया इधर से इधर 2 साल के बाद, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो गया। डिस्क्वालीफाई हो गया तो अब जो इलेक्शन होगा बाय इलेक्शन, उसमें जो मेंबर जीत के आएगा वो बचे हुए 3 साल के लिए ही आएगा। ये नहीं कि वो कहेगा 5 साल में पूरा, क्योंकि 5 साल पूरा कैसे, हाउस का टेन्योर 5 साल है, सारे मेंबर्स 5 साल बाद रिलेक्ट हो जाएंगे, तुम अकेले बैठोगे भूत बंगले में। ठीक भाई, सब चाह रहे हैं 2 तुम भी जाओ इलेक्शन के लिए, है कि नहीं? ठीक,
तो इसमें ये मत लिख देना कि एग्जाम में कि री इलेक्शन के बाद 5 साल पूरा एंजॉय करेगा। काय को एंजॉय करेगा? ठीक, अकेला एंजॉय करेगा क्या? ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, नहीं आपने पार्टी चेंज कर ली मान लो, और अब इलेक्शन हो रहे हैं, बाई इलेक्शन हो रहे हैं, और मान लो जिस पार्टी में आप गए उसने आपको टिकट ही दिया, ये उसका है, ठीक, उसने टिकट नहीं दिया तो आप नहीं लड़िए, और यदि टिकट दे दिया उसने तो वो पहले से बात हो जाती है सेट कि भाई हम आपकी पार्टी छोड़। जैसे अभी आपने देखा होगा कि एमपी में चुनाव जब हुए थे, तो एमपी में जब चुनाव हुए तो यहाँ पे कमलनाथ जी की सरकार जीत के आई, सिंधिया जी ने अपने जो विधायक थे उनके साथ कमलनाथ सरकार से हट गए, वो हट गए। अब कमलनाथ सरकार पास बहुमत नहीं था तो उन्हें इस्तीफा दिया, उन सब विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ने वादा किया कि बाई इलेक्शन होगा उन सब इलाकों पे हम आपको टिकट देंगे, बीजेपी ने उन सबको टिकट दिया अपनी पार्टी की तरफ से, ठीक, बस भाई वो सब लड़े, उनमें से कुछ जीत गए कुछ हार गए। जैसे इमरती देवी हार गई, इमरती देवी एक थी एमएलए, वो हार गई, ठीक, बाकी जीत गए। जैसे अब ये अपने क्या नाम है इनका, भूल जाता हूँ बार बार, इंदौर के क्या नाम था इनका, तुलसी सिलावट जी, ये भी कांग्रेस से थे, ये बीजेपी में आए जीत गए, ठीक, लेकिन बाकी हार गए तो उनको फिर कहीं और सेटलमेंट किया गया, उनका कहीं ना कहीं उनको सेटल किया गया, कोई ना कोई पद दिया गया, ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये पहले से बातचीत हो जाती है, अब जितनी अच्छी बातचीत हो डिपेंड करता है, ठीक, क्लियर हो गया है ना? तो तुलसी सिलावट वगैरह जो जीत के आए वो बच्चे को कार्यकाल के लिए पूरा 5 साल, अब नहीं, जितना कमलनाथ जी ने कर लिया उसके बाद जो 5 साल का बचा हुआ कार्यकाल है वो कर रही है बीजेपी पूरा। अब जाएंगे सब इलेक्शन के लिए, ठीक, समझे? ये चीज है, मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया। आगे इंडिपेंडेंट में आप किसी पार्टी को ज्वाइन करते हो तभी आपके ऊपर दलबल लगेगा। अब देखिए, दलबल मैंने कहा था कि खुदरा में, रिटेल में लगता है, होलसेल में करें, यही 2/3, पहले 1/3 था फिर 2/3 किया गया अमेंडमेंट से, याद रखिएगा। लेकिन 2/3 मेंबर एक साथ निकल जाए पार्टी के एमएलए, इसका मतलब ये हो गया कि जो हाउस में पार्टी के कैंडिडेट नहीं, जो हाउस में एमएलए पार्टी के नंबर, मान लीजिए 55 है, शिवसेना तो सब पूरे महाराष्ट्र से लड़ी, शिवसेना जो है पूरे महाराष्ट्र से लड़ी चुनाव, लेकिन जीत के आई 54 जगह, तो वो जो 54 एमएलए है उनका 2/3 दिखा जाता है, समझिए, 2/3 ऑफ द पार्टी स्टैंड इन द लेजिस्लेचर, सदन में जो हाउस की संख्या है उसके 2/3 यदि निकल जाते हैं तो फिर उन पे दल बदल नहीं लगता है, ठीक है, उन पे दल बदल नहीं लगता है, क्लियर है? ठीक, ये चाहें तो दूसरी पार्टी से मर्ज हो सकते हैं, और यदि मर्ज नहीं हो तो अपना खुद का एक अलग से संगठन बना सकते हैं, ठीक, बना दे कुछ आजाद 5, आजाद 9, नहीं आजाद 32, इस टाइप कुछ नाम रख लें अपनी आजादी को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक, तो बिकम अ सेपरेट ग्रुप इन द लेजिस्लेचर बन सकते हैं, वो अलग से गुट बन जाएगा, अलग से पार्टी बन जाएगी, ठीक। उदाहरण लेते हैं, ऐसा एक उदाहरण यदि आपको देखना तो देखिए मेघालय में, 17 कांग्रेस के एमएलए थे, 12 निकल गए और तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली, ठीक, राजस्थान में 6 थे वो निकल गए, जो ज्वाइन कर ली उन्होंने कांग्रेस, समाज पार्टी की, इस तरह से। तो कहने मतलब है कि 2/3 अलग हों तो वो दल बदल में डिस्क्वालीफाई में नहीं आते हैं,
सिंगल कैंडिडेट की पार्टी छोड़ के दूसरा डिवीजन करता है तो दल बदल में आता है। और मैंने कहा कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में दल बदल को लेकर नियम नहीं थे। 52nd अमेंडमेंट से 52वें संविधान संशोधन से दल बदल को लेकर कानून लाया गया और 10th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई। ठीक, आगे आते हैं, पढ़ लीजिए। अब महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में बोल रहे हैं कि 30 एमएलए है एकनाथ शिंदे के पास। ठीक, टोटल संख्या है 55 एमएलए की महाराष्ट्र में शिवसेना की। 55 में से लगभग 30 निकल गए तो 2/3 तो निकल ही आए। नहीं, हाँ 30 के बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो वहां पे देखा जाएगा कि 2/3 निकले कि निकले 55 में से 30 के बाद। एक इंटरेस्टिंग बात है कि महाराष्ट्र में स्पीकर का पद ही खाली है जो डिसाइड करेगा कि ये दल बदल हुआ कि। देखिए, दल बदल के आधार पे जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है वो तय करता है हाउस का स्पीकर। देखिए, दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पे डिस्क्वालिफिकेशन बनती ये तय करने की पावर होती है हाउस के स्पीकर के पास। हाउस के स्पीकर के पास। हाँ, उन पर लग जाएगा। नहीं, यदि पार्टी तो वो जो निकले हैं वो डिस्क्वालीफाई होते हैं, उन्हें चुनाव लड़ना पड़ता से। शिवसेना पार्टी कंटिन्यू रहती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझ पर 30 से भी अधिक, उन्होंने तो पहले 36 दावा किया है, कल तो उन्होंने और बढ़ा दिया दावा। ठीक, 40 तक बोल रहे हैं वो। उनके अकॉर्डिंग तो लगा है कि शिवसेना पार्टी टूट गई पूरी, और वो पार्टी पूरी हाईजैक कर ली एकनाथ शिंदे ने। बात तो ये समझ में आ रही है। ठीक, अब देखिए आ गई है, महाराष्ट्र असेंबली में वर्तमान में स्पीकर का पद ही खाली है। एक और समस्या, स्पीकर का पद ही खाली है महाराष्ट्र असेंबली में। अभी कोई स्पीकर ही नहीं है, तो डिसाइड कौन करेगा? स्पीकर का पद ही खाली है महाराष्ट्र में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 180 ये कहता है, देखिए, कि जब स्पीकर का पद खाली हो तो डिप्टी स्पीकर स्पीकर के काम को निपटाता है। ठीक, तो महाराष्ट्र में अब जो निर्णय है वो डिप्टी स्पीकर करेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो प्रक्रिया है वो तय करेंगे डिप्टी स्पीकर। आर्टिकल 180 याद रखिएगा, एग्जाम में आए तो याद रखिएगा। स्पीकर का पद खाली तो डिप्टी स्पीकर तय करता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो होते हैं वो हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। जैसे मैं बैठा हूं यहाँ पे अभी, तो मैं स्पीकर हूं, ठीक, लेकिन मैं आप स्पीकर बनने के लिए नियम होता है कि पहले हाउस का मेंबर हो, उसी में से बनता है स्पीकर। तो मैं तो स्टूडेंट नहीं हूं, तो मैं हाउस का मेंबर नहीं हूं। लेकिन यदि मैं आप में से इसको बुला लूँ यहाँ पे, तो आप में से जो आके बैठेगा वो स्पीकर कहलाएगा और वो हाउस का मेंबर भी होगा, है ना। आइए, लिखिए, डिप्टी स्पीकर निर्णय कैसे लेता है? प्रोसेस ऑफ डिसीजन। देखिए, प्रोसेस ऑफ डिसीजन क्या है, डिप्टी स्पीकर कैसे निर्णय लेगा?
कैसे एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए निर्णय लेगा डिप्टी स्पीकर? सबसे पहले तो सदन असेंबली का कोई मेंबर शिकायत जमा देगा कि इन मेंबर्स पे लग रहा है डिफेक्शन का आरोप। सबसे पहले शिकायत दी जाएगी डिप्टी स्पीकर को किसी के एमएलए के द्वारा। और वो एमएलए इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी देगा शिकायत में, समझे ना। हाउस में से एक एमपी या एमएलए जो भी जहां पे हुआ है वो शिकायत देगा कि साहब इनने डिफेक्शन किया है, पार्टी छोड़ के ज्वाइन करी है और ये एविडेंट है, ये एविडेंस हमारे पास। इसके बाद डिप्टी स्पीकर उस शिकायत को उन एमएलए को भेजा जिनके खिलाफ शिकायत आई थी और उनका जवाब माना जाएगा क्यों ना आपको डिस्क्वालीफाई किया जाए, आपके ऊपर ये चार्ज बनते हैं। तो डिप्टी स्पीकर would then forward the petition to the MLA against whom their colleagues are making the charge of defection। समझे? आपने मेरे को शिकायत कर दी कि इनने दल बदल किया है, मैंने आपकी शिकायत लेके इनको एक नोटिस दे दिया और इनसे पूछा क्यों आपके ऊपर दल बदल कार्रवाई ना की जाए, आप पे आरोप है कि आपने दल बदल किया है। तो ये जवाब देंगे, अपना जवाब देंगे समय के भीतर। ठीक, जवाब देंगे। इस दौरान महास के मामले में जो बागी विधायक हैं वो ये क्लेम करेंगे कि वो 2/3 अलग हुए हैं शिवसेना से और वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत दोषी नहीं है, थोक में किया है, खुदा में नहीं किया है, 2/3 लेके आए हैं जो आपका कानून कहता है कि अलाउ है। ठीक, इसके बाद जो स्पीकर है वो डिसाइड करेगा और स्पीकर को तय करने के लिए समय की कोई सीमा नहीं है, 2 दिन में कर ले, 3 दिन में कर ले, 2 महीने में कर ले, 3 महीने में कर ले। और कभी कभी राज्यों के मामलों में स्पीकर तय नहीं करते, करता हूं, देखता हूं, बताता हूं, पता कर रहा हूं। ठीक, मान लीजिए स्पीकर आपकी पार्टी से है और ये टूट के जो है वो आप ही की पार्टी को जोड़ रहे, आपकी पार्टी को ही संख्या सपोर्ट कर रहे और मैं भी आप ही पार्टी से हूं, तो ऑब्वियसली फिर मैं इनके डिफेक्शन के लेकर जो शिकायत इनने करी है उस पर विचार करूंगा। और संविधान में कहीं लिखा विचार करना 3 दिन में करना है, 7 दिन में करना है, 14 दिन में करना है। मान लो 1 साल का टर्म, 1 साल का ही बचा है विधानसभा का कार्यकाल, 5 साल में से 1 साल, तो कहो मैं 1 साल तो विचार कर लेता हूँ, 1 साल आपकी सरकार चल जाएगी। ऐसा भी हुआ कि मामलों में, क्योंकि यहाँ पर टाइम फ्रेम फिक्स नहीं है। लेकिन अभी कुछ समय से ये देखा गया है कि अभी कुछ समय से ये देखा गया कि लगभग 3 महीने में डिसीजन कई जगह लिए गए हैं। हाउ मच टाइम डज इट यूजली टेक, स्पीकर जो है वो समय तय करेगा, वो तय करेगा। तो अभी ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय से देखा गया भारत में लगभग 3 महीने में पीछे कुछ समय से फैसले आए हैं। ठीक, 3 महीने के अंदर स्पीकर ने डिसीजन ले लिया है, कई राज्यों ने लंबा समय भी लिया है। ठीक, एक उदाहरण ऐसा भी आया, देखिए मणिपुर में एक मंत्री जो थे वो 3 साल से डिफेक्शन की शिकायत थी, सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में उसके खिलाफ खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा हटाओ उनको, स्पीकर ने समय लिया 3 साल का। ठीक, भारत के इतिहास में ये भी ड्रामे हुए हैं। भाई आपने शिकायत कर दी इनकी कि आप कार्रवाई करिए, अब ये हमारे मित्र हैं तो हम ले रहे हैं, विचार कर रहे हैं।
आप रोज पूछो विचार कर लिया, कर रहे हैं। सुबह फिर फोन किया, विचार, बहुत विचार कर रहे हैं। ठीक, शाम को फिर फोन किया आपने कि विचार चल रहा है। ठीक, फिर आपने फोन किया, विचार प्रगति पे है। ऐसी बातें करूंगा रोज मैं आपसे। ऐसे करते करते 2-3 साल निकाल दूंगा और 3 साल के बाद टर्म ही पूरा हो गया। ये भी बचे रहे, आपके मन की भी हो गई और हम भी विचार करते रहे। ठीक, क्लियर। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में इसी तरह के एक मामले में पहली बार दखल दिया और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, ये क्या ड्रामा बना दिया आपने, 3 साल तक विचार ही कर रहे। 3 साल में तो 5 साल काला काली था, बस में है कि नहीं। ऐसे ही आपने खींच दिया मामला विचार में। ये है, लिख लीजिएगा। देखिए, जब भी किसी राज्य में ये बहुमत का मामला आता है कि किसके पास मेजॉरिटी है, तो गवर्नर का रोल क्रूशियल हो जाता है। गवर्नर का रोल क्रूशियल हो जाता है जब भी किसी राज्य में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, समझे ना, बहुमत किसी पास नहीं है। शिवसेना के पास था, वो नहीं है। बीजेपी पास है, पता नहीं है। ऐसी स्थिति बोलते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, समझे ना, राजनीतिक अस्थिरता। जब भी राजनीतिक अस्थिरता होती है तो राज्य का मुखिया होता है गवर्नर और देश का होता है राष्ट्रपति। तो मुखिया की भूमिका महत्वपूर्ण आती है। 1994 से पहले भारत में यह देखा गया कि जब भी कभी राज्यों में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती थी 1994 से पहले, तो गवर्नर आमतौर पर तेजी से राज्य में स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करके प्रेसिडेंट रूल लगा देते थे। मतलब राष्ट्रपति अब रूल करेगा, उसके अंडर में रूल होगा। यहाँ पे 1994 से पहले ये ड्रामा देखा गया था को गवर्नर जो है केंद्र के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। तो केंद्र सरकार बोलती थी कि काम करो, सरकारी भंग कर दो, और अब हम लोग राष्ट्रपति थ्रू यहाँ पे गवर्न करेंगे। लेकिन ऐसा बॉम्बे केस आया 1994 में और सुप्रीम कोर्ट का हिस्टोरिकल जजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी कभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो वहां किसी के पास बहुमत है या नहीं यह तय करने की शक्ति विधानसभा की होगी, गवर्नर तय नहीं करेगा। समझे ना, ये बात समझ आई। भाई आपके पास मेजॉरिटी थी, आपकी पार्टी से कुछ लोग निकल गए, अब वो उसमें जुड़े कि नहीं जुड़े, उनके पास बहुमत है कि नहीं। भाई यदि उनके पास बहुमत है तो उनको सरकार बनाने दो, ठीक। लेकिन गवर्नर कहता था ना इनको बुलाता था ना उनको बुलाता था। गवर्नर केंद्र सरकार पूछते बोलो क्या करना है। अब मान लीजिए केंद्र सरकार की रूलिंग पार्टी है और उसी में टूटन हुई है, तो केंद्र सरकार बोलती थी कि एक काम करो, इसको डाल दो होल्ड पे। होल्ड मतलब लगा दो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल, ठीक। दूसरी पार्टी को इन्वाइट मत करो। दूसरी पार्टी कही सब बहुमत हम पे है, वो नहीं तुम पे नहीं है, प्रेसिडेंट रूल रहेगा। समझे ना। लेकिन ऐसा बॉम्बे केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि गवर्नर का यह काम नहीं है कि वो ये तय करे कि मेजॉरिटी इन पे की नहीं है। गवर्नर मौका दे दूसरी पार्टी को कि आप आओ हाउस में और हाउस में आके संख्या दिखाओ अपनी, वोटिंग होगी। यदि जो भी नंबर ऑफ एमएलए हैं डिवाइड बाई 2+1 आपके पास है तो आपकी सरकार है। नाउ जैसे अपने एमपी में हुआ, गवर्नर ने कांग्रेस को बोला कि भाई आप बहुमत साबित करो, क्योंकि सिंधिया और गुट निकल गया आपसे। कमलनाथ जी ने कहा कि बहुमत कहाँ साबित करें, ही नहीं हम पे, हट गए। तुरंत मामा जी पहुंचे, मामा जी का मेरे पास बहुमत है, ये जो निकले हैं मेरे पास ही आए हैं, ठीक, क्लियर, उन्होंने साबित कर दिया, क्लियर। तो देखिए ऐसा बॉम्बे केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि मेजॉरिटी साबित करने का स्थान विधानसभा होता है।
गवर्नर अपने मन से नहीं करे कि मेरे को नहीं पता है मैं पता करूंगा, आप तो इनवाइट कर दो उनको, वो वहां पे साबित करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, जो गवर्नर की पहले चलती थी प्रेसिडेंट रूल के लिए मनमर्जी, वो बंद हो गई। अभी गवर्नर लेजिस्लेशन विधानसभा का बैठक बुलाता है, फिर कहता है कि भाई जो भी पार्टी है बहुमत साबित करे, सरकार बनाने जो चाहता है बहुमत साबित करे, बहुमत है सरकार बना लो। पहले बहुमत साबित नहीं करवाते थे, पहले वो सरकारी भंग कर देते, डिसमिस कर देते थे, वो वहां पे राष्ट्रपति शासन आ देते थे। एक तरह सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पूरी पावर को स्टेट की सौंप देते थे। क्लियर हुआ? चलिए देखिए, एक और चीज, विधानसभा भंग करने के लिए मतलब ये कहना कि भाई किसी पर मेजोरिटी नहीं है, हम चाहते हैं कि 5 साल का कार्यकाल जो है उससे पहले ही भंग कर दीजिए विधानसभा। देखिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नर को विधानसभा भंग करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए उसका भंग करना मतलब जैसे भी क्लास खत्म हो गया आज तो क्लास भंग हो जाएगी, मतलब कल सुबह फिर वापस से आप आओगे, ठीक समझे? इसी प्रकार से 5 साल का कार्यकाल हो जाता है तो विधानसभा भंग हो जाती है, मतलब वापस से रीइलेक्ट होकर आते हैं। अब 5 साल से पहले ही मान लीजिए बहुमत किसी पास नहीं है, ना इन पे है ना इन पे, किसी पे भी नहीं आया अब, ठीक, जो टूट गए वो भी किसी सपोर्ट नहीं करते, वो भी अब अकेले बैठे हुए साहब हम तो दोबारा चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार कोई नहीं बनाएगा। ऐसी स्थिति में विधानसभा भंग होती है और फिर दोबारा से इलेक्शन होता है। तो विधानसभा भंग करने के लिए सलाह देता है गवर्नर कौन? सीएम। लेकिन गवर्नर को अकल लगानी है अपनी कि वास्तव में भंग करने की स्थिति है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि अपोजिशन के पास बहुमत हो, ये जो निकले हैं वो अपोजिशन को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक, तो वो अपोजिशन इन्वाइट करता है। देखिए कि भंग करने के लिए सलाह देने की शक्ति है, कैन रिकमेंड टू गवर्नर टू डिसॉल्व द लेजिस्लेचर बिफोर द एंड ऑफ 5-year टर्म एंड कॉल फॉर इलेक्शंस। लेकिन यहां पे गवर्नर का डिस्क्रिशन है, मतलब गवर्नर की क्या है? विवेकाधीन शक्ति है। सॉरी, कहां चला गया? यहां पे गवर्नर की विवेकाधीन शक्ति है कि वो तय करेगा। गवर्नर में चूज नॉट टू डिसॉल्व द लेजिस्लेचर इफ ही और शी बिलीव्स दैट द रिकमेंडेशन इज कमिंग फ्रॉम अ काउंसिल मिनिस्टर्स हु डू नॉट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक, बात समझ आ रही है? गवर्नर को लगता है कि ये सीएम इसलिए ऐसा बोल रहा है क्योंकि उसको लगता है कि इलेक्शन होगा तो इसको फायदा हो जाएगा, जबकि अपोजिशन पास बहुमत आ गया है तो गवर्नर उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये उसकी डिस्क्रिशन पावर है, ये उसका खुद का विवेक है। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि यहां पे उसको अपना खुद का लॉजिक इस्तेमाल करना है। पॉइंट क्लियर? गॉट इट? थके तो नहीं? पक्का? कितने थके? थके ऐसे लगे चक्की चला रहे बैठ के, दौड़ के आ रहे हैं, जिम कर रहे हैं, शांति बैठे क्लास में कुर्सी पे थक गए, ठीक। चलिए वापस से आते हैं। शिकायत जाएगी, उसका क्या एविडेंस बनेगा, ये सब चीज़ें उस पर डिपेंड करेंगी। अभी शिकायत आने दो, उन्होंने क्या प्रूफ दिया है, उन्होंने क्या उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया है, ये डिपेंड करेगा कि किस चीज़ को लेके वो बेस सुना रहे हैं। जो आप हम बोल रहे हैं ये लॉजिक से लगा रहे हैं, इसके आधार पर हो जाएगा, इसके आधार पर हो जाएगा, लेकिन अभी ये डिपेंड करेगा कि शिकायत किस फॉर्म में जा रही है, ठीक। चलिए तो 5 ब्रेक लेते हैं, फिर अपन आंसर स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स में आज इतनी न्यूज़ थी आपके साथ।